नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। अब बारी जनता की है। अगले आधे घंटे में चुनावी मैदान से जुड़ी हर एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा सागर में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया धुआंधार प्रचार। बुधवार को मतदान, 4 मई को आएंगे नतीजे। ममता बनर्जी ने भी प्रचार के आखिरी दिन दिखाया दमखम। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए बहाया पसीना। कांग्रेस भी मतदाताओं से कांग्रेस ने भी किए लुभावने वादे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले जगदलपुर में भारी हिंसा। आपस में भिड़े भाजपा टीएमसी समर्थक। पूर्व वर्धमान के नादन घाट में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों ने जमकर पसीना बहाया और मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए लोक लुभावने वादे किए। अब सबकी नजर 29 अप्रैल पर है, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब मतदाताओं की बारी है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ बैरकपुर में एक के बाद एक उद्योग बंद हो रहे हैं, वहीं टीएमसी के गुंडों को रोजगार देने वाली बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला और हुगली के चंदन नगर में विशाल रोड शो किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं ममता बनर्जी ने भी घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में ममता बनर्जी का पारंपरिक पावर ग्राउंड अब भाजपा के लिए सेंध लगाने का बड़ा मैदान बन गया है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जहां टीएमसी की सत्ता पर काबिज रहने का दावा और भाजपा की चुनौती आमने सामने होगी। इस फेज में 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर लगभग 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। टीएमसी ने सभी 142 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि भाजपा 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सभी 142 सीटों पर मैदान में है, जबकि सीपीएम करीब 100 सीटों पर अपनी ताकत आजमा रही है। दूसरे चरण में कोलकाता की सभी शहरी सीटें शामिल हैं, साथ ही उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, नादिया, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर तथा पूर्व बर्धमान जिलों की सीटें शामिल हैं। चुनावी घमासान के बाद अब बारी है जनता की। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए किए गए वादों का असर क्या होगा, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव में हर वोट की अहमियत है, क्योंकि हर एक वोट राज्य के भविष्य को नया आकार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल चुनाव अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है। पहले चरण में जहां मतदाताओं ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया, वहीं अब दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी 8 मुद्दों के दम पर 8 जिलों में सेंधमारी करने की तैयारी में है, क्योंकि दूसरे चरण का रण ममता बनर्जी के गढ़ में होने जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती ने पश्चिम बंगाल में भय मुक्त चुनाव का माहौल बनाया, तो वोटर ने अपनी वोट की ताकत दिखाई। चुनावी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा साइलेंट वोटर की है। जानकारों का मानना है कि जब वोटिंग बिना दबाव और बिना डर के होती है, तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर मुखर होती है। अब दूसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कसी, तो बंगाल की बम फैक्ट्रियां बेनकाब होने लगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर से देसी बमों की खेप बरामद हुई, तो एनआईए ने भी मोर्चा संभाल लिया। दूसरे चरण का चुनाव ममता बनर्जी के गढ़ में होने जा रहा है। 2021 के चुनाव में इन इलाकों में टीएमसी का दबदबा था।
अब यही क्षेत्र भाजपा के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। भाजपा ने इस बार अपना पूरा फोकस इन्हीं 8 जिलों पर केंद्रित किया है। पिछले 5 सालों में पार्टी ने ममता सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का सिलसिला जारी रखा। भाजपा ने संदेशखाली की घटना को महिला सुरक्षा और महाजंगल राज का प्रतीक बनाकर उठाया। मतुआ समुदाय के साथ कथित भेदभाव और CAA को बड़ा हथियार बनाया। मतुआ बहुल्य बोंगो और नदिया के सीमावर्ती इलाकों में पार्टी ये संदेश दे रही है कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाएगी, जबकि अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा भाजपा ने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वो मुद्दे हैं जिस पर भाजपा का फोकस पिछले 5 साल से रहा, जबकि दूसरे चरण के चुनाव में शामिल 8 जिलों के लिए 8 बड़े मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया है। इनमें बंगाल की सुरक्षा, भय से मुक्ति, महिला सुरक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई और दवाई, बंद होती फैक्ट्रियां, TMC की बम फैक्ट्री और TMC का महाजंगल राज प्रमुख हैं। भाजपा इन मुद्दों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रचारित कर रही है ताकि 2021 में TMC के क्लीन स्वीप वाले क्षेत्रों में भी सेंध लग सके। कोलकाता की शहरी सीटों में भी विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को प्रमुखता दी जा रही है, जबकि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में CAA, घुसपैठ और महिला सुरक्षा जैसे भावनात्मक मुद्दों पर जोर है। 29 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन इन मुद्दों का असर कितना पड़ा इसका पता 4 मई को ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कहां कहां मतदान है, आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, दिखाते हैं। उत्तर कोलकाता की बात करते हैं, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नदिया, ये प्रमुख इलाके हैं जहां पर मतदान होगा। दूसरे चरण का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ इसे कहा जाता है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी वर्धमान, ये इलाके भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिनमें कि ये चुनाव होगा। और ये उत्तर कोलकाता के जो इलाके हैं उनमें बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में काफ़ी अच्छी बढ़त बनाई थी, लेकिन दक्षिण कोलकाता में और दक्षिण 24 परगना में मुकाबला काफ़ी कड़ा बताया जा रहा है। और हुगली और पूर्वी वर्धमान में भी दोनों में कांटे की टक्कर हर सीट पर बताई जा रही है। तो अपने आप में ये जो 142 सीटें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी जानना कि क्या कुछ चुनाव आयोग की तैयारियां हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले तो चुनावी तैयारियां किस तरह से हैं जिससे कि फ्री एंड फेयर पोल को जो है अंजाम दिया जा सके, क्योंकि कई इलाकों से कई संवेदनशील घटनाओं की भी खबर आई है, तो किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? रमा जी, देखिए सीओ ने जो कहा है, अगर उसको कोट करें तो सीओ का कहना है कि एक्शन जहां जहां हुआ है वहां पे रिएक्शन भी होगा। इसका मतलब है जगद्दल में एक्शन, कल जो घटना घटी उसके चलते जैसे 4 लोगों को, TMC काउंसलर के सहित 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, ऐसे ही और जगह पे जहाँ पे हिंसा की घटना घटी वहाँ पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कदम उठाया गया है। और कुल मिलाकर अब तक 1543 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जिसमें अगर आप ब्रेकअप पकड़े तो ब्रेकअप के हिसाब से हुगली में 49, नदिया में 32, दक्षिण 24 परगना में 246, उत्तर 24 परगना में 319 और पूर्वी वर्धमान में 479, 479 इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आप देख सकते हैं पूर्वी वर्धमान में सबसे ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद उत्तर 24 परगना, फिर दक्षिण 24 परगना, फिर हुगली, फिर नदिया। आज सुबह से जो घटना देखने को मिल रहा है, कल देर रात को उत्तर 24 परगना के जगद्दल के बाद आज सुबह से जो जिला सबसे सुर्खियों में रहा है वो है हुगली। एक तो आरामबाग और दूसरा है गोघाट। गोघाट में पहला वाला जो इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट में बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो प्रचार करने के लिए गए थे। बर्मा नाम का एक गांव है, उस गांव में वो गए थे और उस गांव में प्रचार के दौरान ऐसा आरोप है कि TMC के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के जो काफिला था उस पर हमला किया, पथराव किए और गाड़ी तोड़फोड़ कर दिया। और इसके चलते पुलिस जो वहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार ने ये आरोप लगाया कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चुनाव आयोग का कहना है
कि पहले मतलब से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। पे जो सौरभ हिस्ट्री शीटर्स है उनको अरेस्ट किया जाए। बिल्कुल सौरभ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। अगर चुनावी मुकाबले की बात करते हैं, ये जो दूसरे चरण का चुनाव है, इसमें कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, और बीजेपी ने 2024 की अगर बात करें तो वहाँ ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, बढ़त बनाई थी। तो इस बार किस तरह से कांटे का मुकाबला आपको दिखाई दे रहा है, मुद्दों को लेकर भी और जनता का विश्वास हासिल करने को लेकर भी? चुनाव आयोग की तैयारी की अगर आप बात करें, पुलिस ऑब्जर्वर्स की जो संख्या है वो बढ़ाया गया है। वो इस बार 40 थे सेकेंड फेज के लिए, वो 51 हुए हैं। साथ ही साथ आप जानती हैं आज हाईकोर्ट ने बाइक के रैलीज के ऊपर जो चुनाव आयोग ने पहले चरण से पहले जो ऑर्डर जारी किया था उसको चैलेंज करके कोलकाता हाईकोर्ट में गया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कमीशन की उस आदेश के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया था। लेकिन आज डिवीजन बेंच में उसमें राहत मिली है। कहा गया है कि जो लोग राजनीतिक पॉलिटिकल कारण बाइक यूज करेंगे उसके ऊपर चुनाव आयोग का आदेश जैसा था वैसा ही लागू होगा। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये काफी हद तक उनका काम और आसान हो गया। साथ ही साथ सीएपीएफ और कोलकाता पुलिस और स्टेट पुलिस सभी को बिल्कुल चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है, सुरक्षा को लेकर भी और तमाम इंतजामों को लेकर भी। सौरभ, चुनावी लड़ाई के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे, किन मायनों में ये जो सेकेंड फेज का मतदान है ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये जो सेकेंड फेज है इसमें 142 सीटें हैं और 142 सीटों में जो जिले हैं, कोलकाता के 11, उत्तरी 24 परगना के 33 सीटें हैं, साउथ 24 परगना के 31 सीटें हैं। कुल मिला के इस 142 सीटों में से पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2021, वहां पे सिर्फ बीजेपी को भाजपा को 28 सीट आया था। लेकिन इस बार भाजपा का ऐसा मानना है कि इस बार हवा ऐसा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर आप रिजल्ट देख लें तो कैसे काफी सारे सीट है जहां पे भाजपा उम्मीदवार इस बार अच्छा करने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कोलकाता की आप बात करें, कोलकाता में खुद भवानीपुर के जो सीट है वो टफ सीट है। आप ये कहने की बात नहीं है, अगर आप जमीनी तौर पर देखेंगे तो आप देख सकती है कि सीएम ममता बनर्जी को पिछले 7 दिनों से भवानीपुर में लगातार कैंपेन करना पड़ा और वो घर घर गई, गली गली गई, मोहल्ला मोहल्ला गई, यहाँ तक के बाजार तक उनको जाना पड़ा। ये जो कैंपेनिंग स्टाइल है, ये कहना है कि ममता बनर्जी पिछले 11-15 सालों में एक बार भी इस तरह के कैंपेन भवानीपुर में ममता बनर्जी को करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार पड़ा। भाजपा का कहना है कि एसआईआर के चलते एएसडीडी का जो लिस्ट है वो निकल गया है। तो इस बार का चुनाव काफी इस तरीके से इसलिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में टीएमसी का लीड सिर्फ 8000 वोटों का था। इसके ऊपर एसआईआर का नाम काटा है और इधर जो नॉन बेंगोली जो वोटर्स है वो भी काफी हद तक है। तो भवानीपुर का सीट टफ माना जा रहा है। राश बिहारी वहां पे 1500 वोटों का लीड था लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो। फिर आप चले आइए इधर जोरासाको श्यामपुकुर, इसमें भी भाजपा का जो लीड है आप अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो वो भी काफी करीबी है, किसी किसी क्षेत्र में आगे है। मानिकतोला के जो कैंडिडेट है भाजपा का वो काफी माने जाने सज्जन, बंगाली सज्जन माने जाते हैं और एकदम काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस है, उनका इमेज भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से उत्तरी 24 परगना में जहां पे 28-5 था, 5 मतलब बोनगा का जो डिवीजन है उसी में टीएमसी ने अच्छा किया था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो कोलकाता से सटे हुए उत्तरी 24 परगना के जिला हो, चाहे वो पानीहाटी हो, चाहे वो बड़ानगर हो, फिर वो हावड़ा हो, इन सारी जगह पे भाजपा का अच्छा करने का उम्मीद है। बैरकपुर डिवीजन में भी ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा अच्छा करेगी। और ऊपर से साउथ 24 परगना के आप बात कर लीजिए, भाजपा का तो ये कहना है कि बारुईपुर के जो सीटें हैं उसमें भी पिछली बार चुनाव की तरह एकदम वॉकओवर और या फिर केक वॉक तृणमूल की तरफ से नहीं होगा। हुगली की जो सीट है, हुगली की सीट आप देख लीजिए, गोघाट का जो सीट है, ये फिर आरामबाग का जो सीट है, ये जो सारी सीट है, ये जो सारी बेल्ट है, वहां पर भी अच्छी करने की उम्मीद है भाजपा का। जो फिर नदिया में भाजपा का एक अच्छा बेस है, वहां से उनका एमपी बिल्कुल सीट पर आएंगे आपके पास। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज,
जिस तरह से दूसरे चरण की बात हो रही है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो है, तमाम वैसे तो हर सीट महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दूसरे चरण में लड़ाई जो है वो काफ़ी कड़ी बताई जा रही है, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव देखते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर 18 सीटें मिली थी, सारी सीटें टीएमसी के पास गई थी। अब इस बार किस तरह से चुनावी लड़ाई देखते हैं, अगर हम मुद्दों की भी बात करते हैं या फिर वहाँ पर जो क्षेत्रवार जिसे कहते हैं कि फैक्टर्स की बात करते हैं, उसको देखते हुए जो चुनावी मुकाबला है कितना कड़ा भी है, दिलचस्प भी है, क्या कुछ आप देख रहे हैं और किस तरह से तैयारी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि बम्पर वोटिंग ही होगी? देखिए रमा, निश्चित तौर पर जो दूसरा चरण है और खासतौर से 142 सीटें हैं, इनमें ममता बनर्जी ने पिछली बार आप देखें 2021 के विधानसभा चुनावों में मैक्सिमम सीटों पर बढ़त हासिल की थी और मात्र 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास मिली थी। और ये वो इलाके हैं जो खासतौर से आप देखें कि बांग्लादेश से जिन इलाकों की जो सीमाएं हैं वो सटी हुई हैं। हम पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें, पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें, वर्धमान की बात करें, ये वो इलाके हैं। और दूसरा आपने सही कहा कि कई सारे मुद्दे भी हैं इस बार चुनावों में। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां भले ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी जीत की दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में और रोड शो में जिस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं, उसको लेकर पार्टी का ये कहना है कि वो इस बार क्लियर मैंडेट से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। लेकिन ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि मुकाबला इतना आसान नहीं है एक दूसरे के लिए, क्योंकि प्रथम चरण की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर रही है और वहां पर भी ज्यादातर आप देखें कि जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। करीब करीब 59 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। ये जो चरण है वो ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती है। लेकिन ममता बनर्जी का आप देखें कि जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा है, ममता बनर्जी की जो भाषा है उसका जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ प्रतीत हुआ है। जिस तरीके के आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए, जिस तरीके के आरोप आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ऊपर लगाए, जो चुनाव प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं उन पर इस तरीके से अप्रत्याशित जो टिप्पणियां हैं वो की हैं, तो वो कहीं ना कहीं नागवार भी गुजरी हैं लोगों को कि इस तरह के हमले और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई तरह के मुद्दे रहे। ममता बनर्जी जहां अपनी जो योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उनके बलबूते पर जो लोग हैं उनसे वोट मांग रही हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये कहा है कि एक तरीके से मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर वो जनता के बीच में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ममता बनर्जी सरकार में करप्शन के केस बढ़े और ये हमने देखा भी है। ईडी के तमाम छापे हमने देखे हैं। ईडी कई सारी राज्य सरकार की जो योजना है जिनमें करप्शन का खेल खेला गया, केंद्र सरकार से जो पैसा गरीबों के राशन के लिए भेजा जाता था उस पैसे का भी जो खेल है वो खेला गया। राशनिंग 60% खुले बाजारों में बेच दी गई। 10,000 करोड़ का जो मामला है वो निकल कर आया। शिक्षक घोटाले में कई तरह के आरोप लगे। इसके साथ साथ ही जो चिट फंड केस है उसमें भी टीएमसी के कई सारे नेताओं के नाम है। तो ये करप्शन के बड़े केस है। दूसरा, कट मनी एक बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब भी वो कोई किसी काम के लिए जाते हैं तो टीएमसी के जो पाले हुए जो गुंडे हैं, जो पाले हुए लोग हैं, वो उनसे कट मनी मांगते हैं, चाहे वो मकान बना रहे हो, दुकान कर रहे हो, कोई व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ साथ आप देखें कि महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है और महिलाएं बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी जो बात है वो भी रखी है। मुखर तौर पर उनका ये कहना है कि राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उतनी बेहतर नहीं है जैसा कि किसी जमाने में होती थी। आप देखें कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट रहा है कि जहाँ से बड़े बड़े जो लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े दिग्गज रहे, लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस तरह का पश्चिम बंगाल हम नहीं देखना चाहते। युवा बड़ी संख्या में, एक समय था कि जब पश्चिम बंगाल में युवाओं को रोजगार मिलता था, अब यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेटों में आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार है, महिला सुरक्षा है, ये कई बड़े मुद्दे हैं। सौरभ, आप सीट वाइज बता रहे थे, एरिया वाइज अगर आपसे समझना चाहें तो प्रेसिडेंसी इलाके की काफ़ी चर्चा हो रही है। क्यों इतना फोकस है, क्यों कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये निर्णायक साबित होता है और यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वोटर को निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है? तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी तैयारियां हैं, किस तरह से दोनों ही सभी दलों के इस तरह के वादे हैं कि इस बार वहाँ से भी वोटर निकल कर आएगा और क्यों ये क्षेत्र इतना चर्चा में है? देखिए, प्रेसिडेंसी रेंज का मतलब है कोलकाता, हावड़ा, हुगली। हावड़ा को आप अगर आपको डिवाइड करेंगे तो हावड़ा का दो पार्ट है, हावड़ा रूरल और हावड़ा अर्बन।
और हुगली का भी दो पार्ट है, हुगली रूरल, हुगली अर्बन। कोलकाता में जो इशू है इस बार, कोलकाता का पहला इशू है जो कोलकाता के लोगों का, वो यहाँ पे लक्ष्मी भंडार का उतना असर है नहीं, क्योंकि एकदम कोलकाता खास राजधानी का शहर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी का शहर है। तो यहाँ पे नारी सुरक्षा एक बड़ा इशू है। आरजीकर, उत्तरी कलकत्ता, दक्षिणी कलकत्ता, उत्तरी कलकत्ता में आरजीकर का इफेक्ट आज तक सबके दिलों में है कि वो माँ आज तक जस्टिस नहीं मिला, जिस माँ के लिए सारा शहर छोड़िए सारा बंगाल रास्ते पर उतर आई थी और आकर वी वांट जस्टिस के स्लोगन में वी वांट जस्टिस का स्लोगन नारा उन्होंने दिया था। दक्षिणी कलकत्ता में फिर आरजीकर का जो जस्टिस मिला नहीं और उसके बावजूद दक्षिण कलकत्ता में लॉ कॉलेज में कस्बा का इंसिडेंट हो गया। यानी एक बेटी डॉक्टर बनने गई वो भी सुरक्षित नहीं, जो बेटी वकील बनने गया था वो भी सुरक्षित नहीं। शिक्षा का बात कर लीजिए आप, शिक्षा में कोलकाता में आप अगर देखेंगे तो शिक्षा में जो सरकारी जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल एक के बाद एक सरकारी स्कूल बंद होता जा रहा है और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में जो नौकरी था वो भी कम होता जा रहा है। ये बात बंगाली को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है, क्योंकि बंगाली ऐसा एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी में एजुकेशन वाइज जो ओपनिंग्स होता है, जॉब ओपनिंग्स होता है, वो उनको काफ़ी मायने में रखता है। पहले तो वो क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं, इंडस्ट्री का उतना स्कोप है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पर जाकर एक माँ की व्यथा ये है, माता पिता जिसकी भी बात कर लीजिए, चिंता ये है कि बेटा या बेटी पढ़ लिख कर भी शहर में नहीं रह रहा है, उसको दूसरी शहर जाना पड़ रहा है या फिर देश छोड़ना पड़ रहा है। यानी एक तरफ से जो आप हावड़ा बिल्कुल और विकास हुगली यहाँ में पर देखेंगे या एक फिर बड़ा नदिया में मुद्दा है और उसके लिए जरूरी है कि जिन इलाकों में पिछली बार 4-4, 5-5% भी मतदान हुआ उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए। नीरज, अगर दूसरे इलाके की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जो कि बांग्लादेश से भी लगे हुए हैं, बॉर्डर इलाकों की आप बात कर रहे थे, वहां पर जिस तरह से घुसपैठ का मुद्दा है या सीए है या फिर स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा है, कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट करेंगे। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी चुनावी कैंपेन शुरू की उसमें सीए का जिक्र किया, अवैध घुसपैठ को लेकर लगातार प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठ करके यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं और इन लोगों ने जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनके संसाधनों को एक तरीके से कब्जा कर लिया, छीन लिया। और ये बात भी सही है कि अगर दूसरे देशों के जो लोग हैं अवैध तरीके से भारत के अंदर आएंगे या देश के किसी भी हिस्से में आएंगे तो जो देश के लोग हैं इन्हीं का नुकसान होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जोर शोर से इस इशू को उठा रही है। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसको भी देखकर लगता है कि जो दूसरा चरण है वो खासा महत्वपूर्ण है। आप देखें कि अमित शाह लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, लगातार जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर पहले चरण में लगातार उन्होंने कैंपेन भी किया, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां की। आज भी प्रधानमंत्री की एक रैली हुई जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए, यानी कि जो मैदान था उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद थे। और प्रधानमंत्री का साफ कहना था कि करप्शन पर लगाम लगाई जाएगी और जिन लोगों ने भी करप्शन का खेल खेला है बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं, तमाम लोगों की अपेक्षाएं भी हैं और धुआंधार प्रचार हुआ है और बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही जो है लोगों के मत को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है। अब देखने वाली बात है कि जनता का भरोसा किस पक्ष में जाता है। आप बहुत शुक्रिया सौरभ आपका और नीरज आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए। और अब नजर डालते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है। इस चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के बेहाला पश्चिम में रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के पैसे देकर भीड़ बुलाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी के इस बयान को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि इतनी बड़ी भीड़ बाहर से नहीं आ सकती। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है।
पश्चिम बंगाल के गोघाट में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के दौरान हिंसा भड़क गई जब बाइक रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर टीएमसी समर्थकों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में भाजपा के करीब 30 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में आरामबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह हमला तृणमूल के नेताओं द्वारा किया गया। भाजपा नेता प्रशांत तिगार की गाड़ी पर भी हमला किया गया और इस हमले के लिए तृणमूल नेता संजय खान को जिम्मेदार ठहराया गया है। उत्तर 24 परगना के जगदल इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई। इस हिंसा पर कड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने अब तक 15 स्थानों पर छापेमारी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीएमसी पार्षद गोपाल राउत समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो प्रचार है वो धुआंधार इस बार हुआ है। तमाम मुद्दों पर फोकस किया गया है और लड़ाई भी टीएमसी और बीजेपी के बीच में बेहद कड़ी है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स हम जनादेश में लाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।